हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंट्यूरा क्लासेस। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये फोर्थ फिजिक्स का ही पार्ट है। इसमें आपको ग्राफिक्स एनिमेशन तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, फोर्स क्या होता है समझते हैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे फिजिकली, तो दोनों ही एक दूसरे पर अपना क्या असर डालेंगे और इनके असर की वजह से इन पे क्या रिएक्शन होगा, उसी टर्म को यूज किया गया फोर्स। सिंपली जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इन दोनों का ही जो एक रिजल्ट होगा, चाहे वो पुश हो या पुल हो, उसी पुश पुल को कहा गया है फोर्स। फोर्स हमारे दो तरीके की होती है, एक होती है सेंट्रीपेटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है इसको समझते हैं। जब हम लोग गोल गोल घूमते हैं, ठीक, सपोज, तो दो तरीके की फोर्स हम लोग करते अपने महसूस करते हैं। एक होती है सेंट्रीपेटल और इसी की कॉन्ट्रा फोर्स जो होती है उसको कहा गया है सेंट्रीफ्यूगल। अब जब हम लोग ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो हम लोगों को सर्कल के करीब रखेगी, वरना हम लोग गिर भी सकते हैं या कहीं और सीधे भी जा सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो हम लोगों को ऐसे गोल गोल घुमाएगी। और जाहिर सी बात है, हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा है कि ये थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होगा जहाँ पे फोर्स होगी। तो जब सेंटीपेटर फोर्स जो हम लोगों को अंदर घसीटेगी, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसकी कॉन्ट्रा फोर्स भी होगी। तो जो कॉन्ट्रा फोर्स होगी वो हम लोगों को बाहर की तरफ फोर्स करेगी। तो खैर इसको समझते हैं। सेंटीपेटर क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, नेचुरली एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ। तो देखिए, सपोज ये एक सर्कल है। अब इसमें कोई गाड़ी मूव कर रही है इस तरह से। तो अब उसकी जो वेलोसिटी है ना, वो हर समय चेंज होती रहेगी इसके मूवमेंट पे। वो चेंज क्यों होगी? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स है वो इस पे हमेशा एक्ट करेगी, जो इसको फोर्स करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पार्थ। अब देखिए, ये वेलोसिटी गाड़ी, देखिए एक गाड़ी है। अब ये अपनी वेलोसिटी पे तभी तक चलेगी ना, एक वेलोसिटी जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। लेकिन जब ये कोई ना कोई फोर्स इस पे कम, कभी ज़्यादा कभी कम ज़्यादा एक्ट करेगी, तो जो इसकी वेलोसिटी उसमें चेंज होगा। तो उसी तरह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सर्कुलर मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है सर्कल की तरफ। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस ये देखिए, ये गाड़ी है, ये ऐसे ऐसे घूम रही। तो अब इस गाड़ी को इस तरह से घूमने के लिए भी एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी फोर्स को कहा गया सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स ही इस गाड़ी को मदद करती है ताकि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो। If a body of mass is moving on a circular path radius r with uniform speed v, then force is mv square per radius। ठीक। इफ अ बॉडी ऑफ मास, इस कोई बॉडी है जिसका मास है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है जिसका रेडियस आर है और जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो है वी। तो हम लोग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो इसका मास है इंटू इसकी यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि हम लोग वेलोसिटी में मेजर करते हैं। वेलोसिटी स्क्वायर होगा एम वी स्क्वायर, और ये डिवाइड किया जाएगा इसके रेडियस के थ्रू। ठीक। ये पूरा है सेंटीमीटर फोर्स के बारे में। आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम तब होता है जबकि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है। जैसे कि सपोज सेंटीमीटर हम लोग पर्सन तो उसी को समझते हैं। जब सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों ही फोर्स एक्ट करें और जो इनका एक्ट है ना, वो जीरो क्रिएशन, वो जीरो हो, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो दोनों का जो असर होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उसी तरह जो इसकी फोर्स और जो इसकी फोर्स है वो बराबर हो और कोई भी असर ना डाले किसी बॉडी पे, तब ये जो कंडीशन होगी इस कंडीशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन इट विल बी आइदर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, जब ये फोर्स इसमें कोई भी एक्ट होगी नहीं, ये एक सिंपल सी फोर्स रहेगी। तो जैसे बॉडी मोशन में है, तो जब इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है मोशन में ही रहेगी। और जब ये बॉडी खड़ी है तो और इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ रेस्ट ही में रहेगी। तो वही कहा गया है कि जब ये इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो यदि मोशन में चल रही तो मोशन में ही रहेगी, और जब स्टैटिक है तो स्टैटिक रहेगी। जब ये रेस्ट पे होगी तो उस इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा स्टैटिक, और जब ये मोशन में होगी तो उस इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा डायनेमिक। लेकिन जो स्टैटिक डायनेमिक है वो हमारे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं वो देखिए। स्टेबल,
स्टेबल क्या होता है? इफ ऑन अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन स्टेबल पोजीशन। देखिए ये एक पोजीशन है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा मान लो इसको धक्का लगा, कुछ भी लगा, तो ये ऐसे हुई, लेकिन ये वापस ऐसे इसी जगह पे आ गई। तो इस इक्विलिब्रियम, इसकी इस जो प्रोसेस हुआ ना, इसको कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि ये अपनी जगह से थोड़ा सा हिली ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वापस अपनी जगह पे ही आ गई। अनस्टेबल क्या होता है? फिर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन अ बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखिए अब ये बॉडी ऐसे है, अब मान लो इसमें धक्का लगा तो ये ऐसे हो गई, तो अब ये ऐसे ही बनी रहेगी। ये भी ये नहीं कि हिले या खड़ी रहे, जिस पोजीशन में, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर मोशन में है, तो जो भी इस स्टेट में होगी उसी स्टेट में रहेगी। फिर डिस्प्लेसमेंट रखने की वजह से जो इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, वो इस वजह से इसको अनस्टेबल कहा गया है। जैसे कि स्टेबल में हमने पढ़ा, सपोज ये बॉडी ऐसे है, तो धक्का लगा तो थोड़ी ऐसे हो गई, लेकिन वापस पे इसी तरह हो गई। लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है? धक्का लगने से जो बॉडी ऐसे हुई तो ऐसे ही रहेगी। न्यूट्रल क्या होता है? इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन और टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बॉडी ऐसे है, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जो धक्का लगा, तो इस बॉडी में इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि जो इसकी टेंडेंसी है ना वो वापस आ पाए या फिर उस डायरेक्शन में मूव कर पाए। तो मतलब कि जैसे कि ये देखिए, अब ये बॉडी स्थिर है, अब डिस्प्लेसमेंट लगने की वजह से ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द न्यूट्रल ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये ना इधर ना जाके और वापस भी ना आके ये इस पोजीशन पे रहती है, इसलिए इसको कहा गया इक्विलिब्रियम न्यूट्रल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हैं। In applying Newton law of motion, we have to consider some forces which cannot be assigned to any object in the surrounding. These forces are schedule force और inertia force। देखिए मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी कोई फोर्स होगी तो उसकी कॉन्ट्रा फोर्स भी होगी। इसी कॉन्ट्रा फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स की कॉन्ट्रा फोर्स को कहा गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है? सच अ शेड्यूल फोर्स इट इज इक्वल टू एन अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल के अपोजिट में होती है, और जो इसकी वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल में होती है। इट इज अ फोर्स दैट इज फेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ दैट एन एक्ट्स एन आउटवर्डली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये क्या करती है, जैसे कि बॉडी है, ये सर्कल है, ये गाड़ियाँ मूव कर रही है, तो अब सेंट्रीपिटर का काम है, वो इस गाड़ी को इसके खींचती है इसकी तरफ। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस गाड़ी को इस सेंटर से दूर की तरफ फोर्स करती है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है समझते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स एक्सिस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज न्यूटन मीटर। देखिए इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? जैसे कि फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसने ली है किसी भी फिक्स एक्सेस से, वो हम लोग डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है वो इसमें मेजर किया जाएगा, और जो इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ एक्ट। सपोज ये हमारी बॉडी है और ये एक लैंड है, तो अब ये जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ये जो इस बॉडी का सेंटर होगा जहाँ पे पूरी फोर्स मिलके एक्ट करेगी, इस पोजीशन को कहा गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे एंटायर वेट, मतलब कि इस पूरी बॉडी का जो वेट है ना वो एक्ट करता है, मतलब कि ये पोजीशन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाई जाती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी इन द स्पेस। अब स्पेस में क्या होता है, जैसे बॉडी चेंज हुई, सपोज वो टिल्ट हो गई या ऐसे हो गई, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो फोर्स, जैसे कि ये है, ठीक, एक आदमी है, अब सपोज ये इसकी फोर्स का एरिया है, तो इसी फोर्स के एरिया को, जो कि इसका सेंटर फोर्स है पूरी एरिया का, उसको कहा गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे बॉडी ऐसे टिल्ट हो चाहे ऐसे टिल्ट हो, या पीछे की तरफ जाए या आगे की तरफ जाए, ये एक ही जगह पे बना रहेगा स्पेस में। तो ये था पूरा फोर्स के बारे में, कौन सी फोर्स होती है, कितने तरीके की फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है। ये बहुत छोटी छोटी वीडियो है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। तो फिजिक्स में और भी ऐसे जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग छाट के पूरी एक आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे देंगे, और जो भी इसकी पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग अभी आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रिक्शन समझते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन
इज अ फोर्स क्रिएटेड वेन एवर टू सरफेस मूव और ट्राई टू मूव अक्रॉस ईच अदर। जैसे कि कोई फोर्स है, अब जैसे ये है इस तरह से, अब कोई हम लोग, एक बंदा है, वो इस डिब्बे को फोर्स कर रहा है ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो अब जब ये ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक इसके अपोजिट में भी कोई फोर्स होगी। तो जो इस फोर्स के अपोजिट में फोर्स होगी उसको कहा गया है फ्रिक्शन। ये तब क्रिएट होती है व्हेन टू सरफेसेस मूव और ट्राई टू मूव अक्रॉस ईच अदर। मतलब कि जमीन है, ये देखिए ऐसे समझिए, ये लड़का बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो इसकी एक फोर्स, और जो इसके अपोजिट में फोर्स लग रही है वो यहाँ से फोर्स लग रही है। इस फोर्स को कहा गया फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों ही जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन और अटेम्प्टेड मोशन ऑफ वन सरफेस अक्रॉस अनदर सरफेस। ये जो मोशन है ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सरफेस पे आने को एक दूसरे के लिए रोकते हैं। मतलब कि ये बॉक्स है वो इस सरफेस पे आ रहा है, और ये सरफेस इसके बॉक्स को आने पे अपने सरफेस पे रोक रहा है। तो मतलब कि ये एक फोर्स ऐसी क्रिएट करता है ताकि बॉक्स जो है ये इसकी सरफेस पे ना आ पाए। फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्सचर ऑफ बोथ द सरफेस। जाहिर सी बात है, अब सपोज ये आप प्लेन रोड होती है, एक थोड़ी ऊबड़ खाबड़ टाइप की रोड होती है, तो जाहिर सी बात है अब जब इस प्लेन रोड में आप कोई चीज़ पुश करेंगे तो आपके लिए ईजी हो गया एज कम्पेयर टू द रफ सरफेस। तो ये बताया गया जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस का टेक्सचर कैसा है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पुशिंग द टू सरफेसेस। ये और ये भी डिफाइन करेगी कि ये जो बंदा है ना, ये इस डिब्बे पे क्या फोर्स दे रहा है, वही इस पे फोर्स पे भी डिपेंड करेगी। जितनी तेज ये फोर्स देगा उतनी तेज ये भी फोर्स अपना करेगी। अब इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज कहते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन वी आर एबल टू वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। द ब्रेक्स अप्लाइड इन ऑटोमोबाइल वर्क ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। Nails, screws and the wooden board are held together due to the force of friction. The fiber of thread are held together due to the force of friction। मतलब कहने का ये है कि फ्रिक्शन के एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेजेस क्या क्या है, जैसे कि हम लोग पृथ्वी में मूव करते हैं, ठीक, तो हम लोग जब एक पैर आगे रखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि धरती पीछे आए, लेकिन एक्चुअली में वो जो पृथ्वी भी एक फोर्स प्रोवाइड करती है जिसको कहा गया है फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग आगे मूवमेंट करते हैं। जो ब्रेक्स हम लोगों की गाड़ियों में होते हैं वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ियों के ब्रेक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो हम लोगों की गाड़ी के टायर होते हैं ना, ये समझ लीजिए अगर ऐसे गोल गोल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन बनी होती है कुछ कुछ गड्ढे टाइप के। ये इसीलिए होते हैं ड्यू टू द बेटर वर्किंग ऑफ फ्रिक्शन। अगर ऐसे गड्ढे होंगे ना तो जो फ्रिक्शन है वो अच्छा काम करेगा, जो गाड़ी के ब्रेक हैं वो अच्छे काम करेंगे, और बारिश में स्लिपनेस जो होती है गाड़ियों में वो नहीं होगी। डिसएडवांटेज भी देख लीजिए, इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन लॉट ऑफ, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो हमारे मोशन को रोकती है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। फ्रिक्शन जो है वो वियर एंड टियर, मतलब ये इस सामान में खराबी करती है। खराबी क्या करती है, अब जैसे कोई चीज़ रबड़, ये सब ऐसे मूवमेंट हो रहा है किसी मशीन का, तो अब ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगी इसमें, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा फोर्स इसको देना पड़ेगा, तो इस वजह से वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यू टू द फ्रिक्शन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल कैन नॉट बी, अब देखिए जैसे गाड़ी है, अब ये गाड़ी 100 किलोमीटर की प्रति स्पीड से बढ़ रही, तो एक्चुअली में जो इसका मूवमेंट है ना वो ये समझ लीजिए होगा 120 या 130 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन ये जो 100 किलोमीटर की प्रति से मूवमेंट कर रही है, 120 और 130 इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसको ये जो 30 किलोमीटर का डिफरेंस है ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने में लग रहा है। इसीलिए जो हमारी गाड़ी वो 100 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलती है, लेकिन जो एक्चुअली में अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो इसका मूवमेंट कैलकुलेट किया जाए तो वो जाएगा 120 से लेके 130 तक, या और प्लस जा सकता है, 150 160 ऐसे भी जा सकता है। तो ये था पूरा फ्रिक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।